स्टूडेंट्स, जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है पानीपत के तीसरे युद्ध पर चर्चा, जिसमें अपन ने शुरुआत में देखा था कि औरंगजेब के समय में भारत में मुग़ल व्यवस्था की क्या स्थिति थी। कल अपन ने देखा था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्वतंत्रता 1727 ईस्वी सन। इसी टॉपिक के संबंध में अपन आगे चर्चा करते हैं। चूँकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्वतंत्रता 1727 ईस्वी सन में कर दी गई थी। जो सूबे संपन्न, आर्थिक दृष्टि से सभी तरह से संपन्न थे, उनको भी वहाँ के सूबेदारों ने जैसे जैसे अंतिम मुग़ल शासक कमज़ोर सिद्ध होते गए, वैसे वैसे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था। इसी संबंध में अपन आगे देखते हैं। 1727 ईस्वी सन में पूर्वी भारत के समृद्ध सूबे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्वतंत्रता कर दी गई थी और ये केंद्रीय सत्ता से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके थे। यहाँ पर शुजा-उद-दौला ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। जैसा कि मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि जिन जिन क्षेत्रों की स्वतंत्रता जिन जिन सूबेदारों ने की थी और जिस सन में की थी, वो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था। इसी संबंध में अपन आगे देखते हैं। राजपूत शासक भी केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे थे। स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना भी धीरे धीरे होने लग गई थी। पंजाब में मुग़ल सूबेदारों के अत्याचारों से स्वतंत्र होकर के सिखों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अब अपन देखते हैं यूरोपीय जातियों का आगमन। चूँकि भारत में शुरुआत से ही इस स्थिति पर बाहरी लोगों का ध्यान केंद्रित रहा कि भारत एक बहुत अच्छा धन संपन्न देश है, तो यहाँ पर आए दिन बाहरी शक्तियों का आना जाना लगा रहा। उसमें अपन देखते हैं यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी और किस सन में उन्होंने भारत पर आकर के दस्तक दी और वो किस उद्देश्य से भारत में आए। वैसे देखा जाए तो सारे ही यूरोपीय जातियों का मात्र एक ही उद्देश्य था, भारत से जितना हो सके उतना धन कमाकर स्वदेश लौट जाए। इसमें अपन देखते हैं कि भारत में कई शक्तियों का आगमन होता रहा है, जिनमें यूरोपीय जातियाँ भी प्रमुख रूप से रही थी। नंबर 1, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी सन। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी सन में भारत आया था। सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा यूरोप से भारत का समुद्रिक मार्ग खोज करके 1498 ईस्वी सन में भारत के मलाबार तट पर पहुंच गया था। पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो कि भारत के मलाबार तट पर 1498 ईस्वी सन में पहुंच गया था। इसके बाद भारत में पुर्तगालियों का आना जाना लगा रहा और आए दिन बढ़ता ही चला गया। उन्होंने भारतीय व्यापार से इतना धन कमाया कि यूरोप की अन्य जातियां भी पीछे रह गई थी। चूँकि ये तो अपन शुरू से देखते आ रहे हैं कि प्राचीन समय से ही भारत में जो भी भारी शक्तियाँ आती जाती रही, उनका मुख्य उद्देश्य भारत का आर्थिक रूप से शोषण करना रहा है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत का धन अपने स्वदेश पहुंचाना उनका लक्ष्य रहा था। आगे देखते हैं। वास्को डी गामा तो 1498 ईस्वी सन में भारत आया। उसके बाद देखते हैं हॉलैंड की डच कंपनी, जो कि 1602 ईस्वी सन में भारत में प्रवेश कर चुकी थी। 1602 ईस्वी सन में हॉलैंड के डच व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की थी। अब भारत में व्यापार के लिए पुर्तगाली और डचों में संघर्ष शुरू हो गया था। इसी संघर्ष में पुर्तगाली पराजित हुए। चूँकि पहले तो पुर्तगाल ही भारत में प्रवेश कर पाए थे और आगे जाकर के जब डचों ने भी भारत में 1602 ईस्वी सन में अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर ली थी, तो दोनों पुर्तगाली और डचों दोनों में ही एक तरह से कंपटीशन का संघर्ष शुरू हो गया था। इसमें पुर्तगाली पूर्ण रूप से पराजित हो गए थे। इसी में अपन आगे देखते हैं अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी सन में हुई थी। इसमें देखते हैं अपन कि लंदन के अंग्रेज़ों ने भी भारत में व्यापार के लिए 1600 ईस्वी सन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली थी। चूँकि पुर्तगाली और डच
इनको देखते हुए अंग्रेजों ने भी भारत में व्यापार करने का लक्ष्य बनाया और उन्होंने भी 1600 ईस्वी सन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली थी। अंग्रेजों की व्यापारी कंपनी का पहला जहाज 1608 ईस्वी सन में सूरत के बंदरगाह पर पहुंच गया था। कब पहुंचा था? 1608 ईस्वी सन में। कहाँ पहुंचा था? सूरत बंदरगाह पर पहुंच गया था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका मुख्य उद्देश्य था पूर्वी देशों से अधिक व्यापार करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए और अपने देश में लौटाया जाए। आगे इसी में देखते हैं, पहुंचा था। और उसके बाद मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए भारत में एक कोठी बनाने तथा मुगल दरबार में अपना एक एलची रखने की अनुमति दे दी थी। किसने? मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। अब स्थिति ये होने लगी कि भारत में व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए पुर्तगाली, डच और अंग्रेज तीनों में संघर्ष शुरू हो गया था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज। अब तीनों ने धीरे धीरे भारत में व्यापार करने के लिए एक दूसरे की होड़ में उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। आगे इसी में देखते हैं, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी सन। कब? 1664 ईस्वी सन। चूँकि पुर्तगाली, डच और अंग्रेज इनको देखे देखे फ्रांसीसियों ने भी भारत में व्यापार करने का लक्ष्य बना लिया और उन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी सन में कर ली थी। इसमें अपन देखते हैं, 1664 ईस्वी सन में फ्रांसीसियों ने भी भारत में अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर ली थी। फ्रांसीसियों ने पहली जो कंपनी थी उसका कदम रखा मछलीपट्टनम में, फिर पांडिचेरी, सूरत और चंद्रनगर में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली थी। चूँकि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करें, सबसे पहले मछलीपट्टनम, फिर पांडिचेरी, सूरत और चंद्रनगर में। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा और साथ ही दोनों ने ही भारत के देसी राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारियों के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिससे जगह जगह पर झगड़े बढ़ने लग गए थे। अपन आधुनिक भारत के इतिहास में पेपर प्रथम उसमें देखेंगे, आए दिन पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष, जिसमें पुर्तगाली पहले ही पराजित हो चुके थे, डच भी इतने ज़्यादा एक तरह से सक्षम नहीं थे, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, इनका उद्देश्य यहाँ तक सीमित रहता कि हम व्यापार करें और भारत से अपना लक्ष्य अर्जित करके स्वदेश लौट जाए। लेकिन इन्होंने तो भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया था, जिससे आए दिन भारत की आंतरिक स्थिति में आए दिन झगड़े उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियों का आगमन लगा रहा और उन्होंने अपने लक्ष्य की पूर्ति के साथ साथ भारतीय राजाओं के आंतरिक और भारी मामलों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया था। चूँकि ये किसका दुष्परिणाम था कि मुग़ल सत्ता जब तक शक्तिशाली रही, केंद्रीय सत्ता के हाथ में सारी शक्ति केंद्रित रही, तब तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। लेकिन औरंगजेब केवल लास्ट में मुग़ल साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था और उसने अपने समय तक केंद्रीय सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित रखा। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो धीरे धीरे शासक थे ऐसे बने जिनको बहुत कमज़ोर थे और उनके समय में सारी सत्ता उनके हाथ से निकलती हुई चली गई और सूबेदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने स्वतंत्र सूबों की स्थापना कर ली। इस स्थिति का लाभ उठा करके यूरोपीय जातियाँ आए दिन एक के बाद एक भारत में आती रही और उन्होंने पूर्वी देशों से अपना व्यापार करने के लिए अपनी कंपनियां स्थापित करी, जिसमें लास्ट में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच काफ़ी संघर्ष चला। इसको अपन अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।